गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था मृदा की परिभाषा, मृदा वर्गीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मृदा निर्माण के बारे में कल हमने पढ़ ही लिया था। आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अभी। आज हम मृदा वर्गीकरण, भारतीय मृदा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडियन सॉइल टाइप, ठीक है। तो आज हम भारतीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और यह वर्गीकरण किसने किया है। जिस प्रकार से अमेरिका में मिट्टियों का वर्गीकरण वहाँ के कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है, वैसे ही हमारे यहाँ भारत में भी मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया था। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1986 में दिया था। कब दिया था? 1986 में। इस वर्गीकरण के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को उसकी संरचना, मृदा की संरचना, ठीक है, संरचना एवं रंग के आधार पर भारतीय मृदाओं को लगभग 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांटने का प्रयास किया था, ठीक है। 8 भागों में बांटने का प्रयास किया था। अब ये देखिए कि वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं आज। ध्यान रखने की बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संरचना, मिट्टी की संरचना और उसके रंग के आधार पर, संरचना और रंग के आधार पर भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटने का प्रयास किया था, ठीक है। ये जो परिषद है हमारी, इसको हम ICAR के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, ICAR के नाम से जानते हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है उसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे दिल्ली में देखने को मिलता है, जिसे हम पूसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी मिट्टियां हैं और वो किस नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले आती हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसे काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे, जो हमारा मिट्टियों का जो कुल प्रतिशत है, उस प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है वो हमारे यहाँ पे लगभग 22%, कितना प्रतिशत? 22% देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 22% क्षेत्रफल पर, कुल मिट्टियों का जो क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहे हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 22% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है हमारी, वो आती है काली मिट्टी।
ठीक है। तीसरी हमारी आती है काली मिट्टी के पश्चात जो आती है वो आती है हमारी लाल पीली मिट्टी। चौथी हमारी आती है लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और पांचवी जो है वो हमारी आती है मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इसे हम शुष्क मृदा भी कहते हैं, शुष्क मृदा। ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी छठे नंबर की लवणीय मृदा। इसको हम लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में आती है नंबर 7 हमारी पीट मृदा या पीटमयी मृदा, पीटमयी मृदा। ठीक है। और अंतिम जो हमारी आती है 8वां जो प्रकार है उसे हम वन मृदा या फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं, वन मृदा। ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, जलोढ़ मृदा के रूप में, काली मिट्टी के रूप में, लाल मिट्टी के रूप में, लेटराइट मिट्टी के रूप में, मरुस्थलीय मिट्टी के रूप में जिसे हम शुष्क मृदा भी कहते हैं, और लवणीय या क्षारीय मृदा के रूप में, पीटमयी मृदा के रूप में, और अंतिम जो हमारी आती है वो आती है हमारी वन मृदा के रूप में। ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है। एक बार मैं इनका परसेंटेज वगैरह लिख देता हूं सबका ही। काली मिट्टी है वो लगभग हमारे यहाँ पे 28% भाग पर देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी ये हमारे लगभग 29% भाग पर देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी की बात करेंगे तो लेटराइट मृदा जो है वो हमारे यहाँ पे लगभग 2.62% भाग पर देखने को मिलती है। वन मृदा जो है वो हमारी देखने को मिलती है लगभग 7.94% भाग पर। ठीक है। उसके बाद में हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी आती है वो भी लगभग हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है 1.72% भाग पर। उसके बाद में जो हमारी लवणीय और क्षारीय मिट्टी है वो भी कुछ मात्रा में हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूँ। एक 1.29% और इसका कर देते हैं अपन 2.17%। ठीक है। शुष्क मृदा का एक बार आप सही कर लेना, इसमें लगभग 7% या 6% भाग देखने को मिलता है। कुल मिट्टी की अगर हम बात करेंगे, कुल मृदा का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करेंगे तो उसमें जलोढ़ मृदा का 22%, काली मिट्टी का 28%, लाल पीली मिट्टी संयुक्त रूप से बोलेंगे इसमें लोह अंश की प्रचुरता मानी जाती है इसलिए 29%, और लेटराइट मिट्टी में लगभग 2.62%, और मरुस्थलीय मिट्टियाँ लगभग 6% या 6.5% के लगभग पाई जाती है। उसके बाद में जो लवणीय या क्षारीय मिट्टी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है वो लगभग हमारे यहाँ पे 1.5% के लगभग देखने को मिलती है। पीटमयी जो मृदा है वो लगभग हमारे यहाँ पे 2% के समथिंग देखने को मिलती है। और जो वन मृदा हमारी है जो कि लगभग हमारे भारत में अगर हम बोलेंगे 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर की जो ऊंचाई है उन स्थानों पर देखने को मिलती है ये हमारी वन मृदा। इसका लगभग जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7.94% भाग पर ही है हमारे यहाँ पे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम विस्तार रूप में या विस्तृत रूप में प्रत्येक मिट्टी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ इसको, उसके बाद में एक एक मिट्टी को लेंगे हम। एक बार इसको मिटा देता हूँ अच्छी तरीके से, दोबारा लिख लेंगे। हम सबसे पहले लेंगे हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है। नंबर 1 हमारा जो है वो है जलोढ़ मृदा।
ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है अपने भारत में और किस प्रकार की फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आपकी जलोढ़ मृदा का। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारी जलोढ़ मृदा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल मृदा का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर इस मृदा का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो विस्तार है वो लगभग 22% भाग पर कुल मृदा के 22% भाग पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बोले कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और ये बनती कैसे है मिट्टी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा नदी अवसादों से मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा नदी अवसादों से मुख्य रूप से निर्मित होती है, जिसमें प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष जलोढ़ मृदा जो है वो नदी अवसादों से, मतलब नदियों से जो अवसाद बह के आते हैं उनसे प्रतिवर्ष उनकी परतों का निर्माण हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे भारत में उत्तर का विशाल मैदान या विशाल मैदान जिसको हम कहते हैं के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें हमारी मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो उसमें अगर हम एक बार देख लेते हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए विशाल मैदान, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, जलोढ़ मृदा के विस्तार की बात करें तो विशाल मैदान की बात करेंगे तो वो हमारा जो है गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित मैदान है। मतलब क्या हुआ कि गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र इन नदियों से जो अवसाद बह के आते हैं उससे हमारे इस मैदान की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और हमारा जो ये विशाल मैदान है वो किससे निर्मित है? जलोढ़ मृदा से। किससे निर्मित है? जलोढ़ मृदा से। तो इस प्रकार से हमारा जो अवसाद है नदियों का, उससे हमारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। भारत में उत्तर के विशाल मैदान के अलावा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियों के घाटी क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा के अवसाद या जलोढ़ मृदा के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विशाल मैदान हो गए जहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वहाँ पर भी हमको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद में गोदावरी हो गई, कावेरी होगी, कृष्णा हो गई और आपकी ये इनकी जो घाटी क्षेत्र उनमें आपको ये मृदा देखने को मिलती है। अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो भारत में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यूपी, उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, ठीक है, बिहार, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, हरियाणा, मध्य प्रदेश,
पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। दिल्ली भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा का विस्तार हमको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आपके ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और इनकी नदी घाटियों में ये हमको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि इस मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। जो बाढ़ के मैदान होते हैं, जैसे कि आपके बिहार में हो गए, ठीक है, यूपी के अंदर हो गए, विशाल मैदानों में बाढ़कृत मैदान जो है, बाढ़कृत मैदानों में जो नवीन काप जिसको हम बोलेंगे, जो लगातार आके बन रही है, नवीन काप मृदा को या नवीन जलोढ़ मृदा को, ठीक है, नवीन काप मृदा को खादर के नाम से, ध्यान रखने की बात है, खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नवीन जो जलोढ़ मृदा है उसको हम, या नवीन काप मृदा है उसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यह इसका स्थानीय नाम है। स्थानीय भारत के राज्यों में स्थानीय नाम जो जलोढ़ मृदा का है वो खादर के नाम से हम इसको जानते हैं। ऐसे ही जो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, पुरानी जलोढ़ जो होती है उसे हम बांगर के नाम से, स्थानीय नाम है ये, बांगर के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार जो हमारी जलोढ़ मृदा है उसका स्थानीय नाम खादर और बांगर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से और नवीन जलोढ़ को हम बोलते हैं खादर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो जलोढ़ मृदा है उसका स्थानीय नाम है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि जलोढ़ मृदा में, जो हमारी जलोढ़ मृदा है उसके अंतर्गत हम किस प्रकार की फसलों को बो सकते हैं या किस प्रकार की फसलें इसके अंतर्गत बोई जाती है। तो सबको पता है जलोढ़ मृदा जो है उसमें नाइट्रोजन तत्वों की तो कमी होती है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर हम जैविक तत्वों की बात करेंगे जैसे कि फास्फोरस वगैरह है, फास्फोरस हो गए, वनस्पति अवशेष वगैरह हो गए, उनकी मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तत्वों की कमी, लेकिन दूसरे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में बोल सकते हैं हम इसको, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इस मृदा के अंतर्गत हम गेहूं, धान जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे स्थानीय रूप से यहाँ पे चावल बोलते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे हम चावल बोलते हैं। तो धान जो है उसकी कृषि यहाँ पे होती है, गेहूं, धान या चावल, दलहन, गन्ना, ये ऐसी फसलें हैं जो हमारी जलोढ़ मृदा में आसानी से हम उत्पादित कर सकते हैं। तो ये हमारी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत उत्पादित होने वाली फसलें हैं। जैसे ही आप आगे अध्ययन करते जाओगे, जैसे भारतीय फसलों को पढ़ोगे तो उस समय भी आपको भारतीय मृदाओं के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारी जो फसलें हैं उनको हम अच्छे प्रकार से या परिपूर्ण रूप से उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिट्टियों को पढ़ना हमारे लिए इसीलिए इतना आवश्यक है। गेहूं, हम एक बार बात कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजन तत्व की कमी हमारी मृदाओं में क्यों पाई जाती है, उसके लिए एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अमेरिका वगैरह है जैसे जो देश हैं, वहाँ पर तड़ित जहाजावत वगैरह जो है
टॉर्नेडो वगैरह वो अधिक पाए जाते हैं, या अधिक बहुत ज़्यादा बार बार वहाँ पे रिपीटेशन होता रहता है उनका, वो आते रहते हैं। इससे वहाँ पर बिजलियाँ जो है वो ज़्यादा बनती हैं। कौन सी बिजली? जो आसमान से जो हमारी बिजली आती है, जिसको हम बोलते हैं तड़ित बिजली, जिसको हम बोलते हैं बिजलियाँ वगैरह गिरती है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तड़ित जो बिजली वगैरह जो होती है वो जब धरती पे गिरती है तो उसके कारण धरती की जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन तत्व बनते हैं। इसीलिए अमेरिका की जो मिट्टी है या जो दूसरे देश है जहाँ पे टॉर्नेडो वगैरह है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे बिजली ज़्यादा बनती है या ज़्यादा गिरती है, वहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता इसीलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर बिजलियाँ जो है वो बार बार, आसमानी बिजलियाँ जो होती है वो बार बार वहाँ पे गिरती हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्वों की प्रचुरता हो जाती है। जबकि हमारे भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत के लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन तत्व की कमी देखने को मिलती है, चाहे वो आपकी जलोढ़ मृदा हो, चाहे वो आपकी लाल मिट्टी हो, चाहे वो आपकी काली मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, या जितनी भी भारतीय मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है उन मिट्टियों की हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत में तड़ित जो बिजलियाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में गिरती है, वो भी तब गिरती है जब हमारे यहाँ पे मानसून आता है, ठीक है। मानसून के समय ही हमारे यहाँ पे बिजलियाँ वगैरह जो होती है, तड़ित बिजली वो गिरती है, और इसीलिए हमारे भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन, भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन तत्व की कमी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी जलोढ़ मृदा की बात हो गई। जलोढ़ मृदा हमारी जो है वो किस प्रकार से विस्तृत है हमारे भारत में, कौन कौन से मैदान इसके हैं, कौन कौन सी नदियों से ये निर्मित हुई है, उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की कि इसका जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर देखने को मिलता है कुल मृदा के, तो 22% भाग पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्यों में ये मृदा पाई जाती है, उसकी बात हमने की, ठीक है। एक शॉर्ट नोट के रूप में हमने इसको पढ़ा। उसके बाद में हम जो दूसरी मृदा हमारी आती है काली मिट्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद में हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारी मृदा आती है वो आती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग हमारे यहाँ पे 28% भाग पर ये देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, भारत में हमारी मिट्टी का इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए, इस मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण भारत में ज्वालामुखी मैग्मा के सतह पर निकलकर लावा के रूप में सतह पर निकलकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमने से, देखिए मैग्मा, लावा, ज्वालामुखी की बात करें हम यहाँ पे, जमने से हुआ है। आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ाई होगा कि लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी से जो गर्म तरल पदार्थ निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं जब तक कि वो सतह के नीचे रहता है, ठीक है। सतह से नीचे जब तक ये गर्म तरल पदार्थ रहता है ज्वालामुखी का, तब तक हम इसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये सतह पे बाहर निकलता है तब इसको हम लावा के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से संबोधित करते हैं? लावा के नाम से संबोधित करते हैं। और ये लावा धीरे धीरे बाहर निकलने के पश्चात हजारों लाखों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर जम जाता है। और जमने के पश्चात इससे जो मिट्टी बनती है
उसे हम बोलते हैं काली मिट्टी या काली कपास वाली मिट्टी को भी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ आपको पता ही लग गया कि इसका निर्माण जो है वो हमारे ज्वालामुखी लावा से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी लावा से। इसीलिए भारत में दक्षिण का पठार मुख्य रूप से इसी प्रकार की मिट्टियों से निर्मित है, जिसे हम ज्वालामुखी लावा से निर्मित मानते हैं। ठीक है, दक्षिण का पठार ज्वालामुखी लावा से ही निर्मित हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो हमारी काली मिट्टियाँ पाई जाती है, काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो जैविक तत्वों की प्रचुरता न के बराबर इसमें देखने को मिलती है, होती ही नहीं है जैविक पदार्थ। आपको पता है क्योंकि गर्म तरल लावा पदार्थ था जो बाहर निकला था, मैग्मा के रूप में बाहर निकलकर लावा के रूप में जम गया था। ठीक है, इससे हमारी जो काली मिट्टी है वो बनी है। इसलिए इसमें दूसरे जो लोह तत्व है वो अधिक देखने को मिलते हैं। जैविक पदार्थ या जैविक तत्व उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे आपको लोह तत्व। ठीक है, लोह तत्वों की अधिकता के कारण ही इस मिट्टी का रंग धीरे धीरे काला हो जाता है। जिस प्रकार से लाल मिट्टी में भी लोहे तत्व की अधिकता होती है, उसका रंग लाल और हल्का पीला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो मिट्टियाँ भी हमारी उसी रंग के अनुसार देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हमारी जो काली मिट्टी है उसमें भी लोह तत्व वगैरह की प्रचुरता, कैल्शियम वगैरह की प्रचुरता इसमें देखने को मिलती है, काली मिट्टी में। इसीलिए इस मिट्टी में हम सर्वाधिक जो कृषि करते हैं वो करते हैं कपास की। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल कपास की कृषि हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हम गन्ने की कृषि भी करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर बात करेंगे तो जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक रूप से इस मिट्टी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में हुआ है, तो वो देख लेते हैं एक बार। भारत में अगर हम बात करते हैं हमारे भारत की, तो भारत के अंतर्गत जो ये मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राज्यों में प्रचुरता के साथ पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तमिलनाडु वगैरह राज्यों में भी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों में देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, एमपी में भी ये देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी यह मिट्टी हमको देखने को मिलती है। ये इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का जो पठार है उसका विस्तार लगभग हमको इन राज्यों में देखने को मिलता है। और चूंकि दक्षिण का जो पठार है वह संपूर्ण रूप से आपका ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है, और ज्वालामुखी लावा से जो मिट्टी बनती है वो आपकी काली मिट्टी होती है। स्थानीय रूप से अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस मिट्टी को हम रेगुर मृदा के नाम से, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से, या कपास की काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये स्थानीय नाम है इनके, रेगुर और कपास की काली मिट्टी। ठीक है, तो जो स्थानीय नाम हो गए, जिस प्रकार से हमने जलोढ़ मृदा के स्थानीय नाम देखे थे, खंदर और बांगर, उसी प्रकार से हमारी जो काली मिट्टी है उसके भी स्थानीय नाम है। तो इनको हम रेगुर मृदा के नाम से और कपास की काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो काली मिट्टी है वो निर्मित हुई है और इन राज्यों में यह विस्तार पूर्वक देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मिट्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसलें हम बोते हैं। तो आपको पता ही है कि काली मिट्टी के अंतर्गत कपास,
की जो फसल है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन कपास के साथ साथ इसमें हम गन्ना भी बो सकते हैं और गन्ने की कृषि भी हम कर सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य में ये दोनों फसलें प्रचुरता के साथ बोई जाती हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी के साथ गुजरात में भी कपास, गन्ना नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कपास ज़्यादा होता है। गुजरात में कपास का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश वगैरह ये सारे, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, एपी और आपका TN, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हो गए जहाँ पर भी हम कपास का उत्पादन करते हैं। इसीलिए भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में किया जाता है। लेकिन अगर हम मिलों की बात करेंगे, धागा बनाने की जो मिलें हैं, धागा जो बनता है, धागा बनाने की जो मिलें हैं उनकी संख्या सर्वाधिक हमारे तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु, ध्यान रखना, एक तो होती है धागा बनाने की और एक होती है कपड़ा बनाने की मिलें। दो प्रकार की मिलें होती है कपास की, जिसमें धागा बनता है और एक जिसमें कपड़ा बनता है। तो तमिलनाडु वह राज्य है जहाँ पे धागा बनने की जो मिलें हैं वो सर्वाधिक है, और ये जो है वो कोयम्बटूर राज्य में, कोयम्बटूर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु, ठीक है। इसी प्रकार से कपास की सर्वाधिक मिलें, कपड़ा बनाने की सर्वाधिक मिलें जो है, कपड़ा मिलें, वो आपके महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसी अपने राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, सर्वाधिक कपड़ा बनाने की जो मिलें हैं वो स्थापित की गई है। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी प्रकार की मिट्टी, थर्ड टाइप ऑफ हमारी सॉइल कौन सी है? थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, वो थी हमारी लाल पीली मिट्टी, रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। 29% भाग पर हमारे भारत में कुल मृदा के क्षेत्रफल में देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का जो विस्तार है, अगर हम बात करेंगे, यह मिट्टी, यह मृदा मुख्य रूप से, यह मृदा आपके मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में, ठीक है, आपके कर्नाटक राज्य में, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, राज्यों में देखने को मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी ये मिट्टी जो है, कर्नाटक के अलावा केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया और झारखंड, इन राज्यों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों में लाल मिट्टी है वो देखने को मिलती है। इसकी बात करेंगे कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। इस मिट्टी में या लाल मिट्टी में, लाल मृदा में लोह तत्व की प्रचुरता होती है और इसीलिए ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इस मृदा का रंग जो है वो जाता है लाल। कुछ क्षेत्रों में हल्का पीला भी इसका रंग देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लोह तत्व की प्रचुरता हो गई, किसकी प्रचुरता हो गई? लोह तत्व की प्रचुरता इसमें देखने को मिलेगी लाल मृदा में, ठीक है। इसीलिए इसके अंतर्गत उन्हीं फसलों को अधिक बोया जाता है जिनमें
लौह तत्व की अधिकता की जरूरत होती है या फिर उसमें उनको ज़्यादा लौह तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जैविक तत्वों की और नाइट्रोजन तत्वों की कमी देखने को मिलती है, बहुत कम इसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी काली मिट्टी में भी पाई जाती थी नाइट्रोजन की कमी, जलोढ़ मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती थी। तो उसी उपरोक्त दोनों मिट्टियों के साथ साथ जो हमारी तीसरी मिट्टी है, इसमें भी हमको नाइट्रोजन तत्व की प्रचुरता या कमी देखने को मिलती है। इस मिट्टी में अगर हम बात करेंगे तो जो फसलें बोई जाती हैं वो फसलें कौन सी होती है देख लेते हैं एक बार। लाल पीली मिट्टी में जो हमारी फसलें बोई जाती हैं, हम शॉर्ट नोट के रूप में इसको पढ़ रहे हैं ताकि आप और विस्तार पूर्वक जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको और अधिक समझ में आएगा। किताबें जब आप पढ़ते हो घर पे, नोट्स वगैरह जब पढ़ते हो, ठीक है, तो इन फसलों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बाजरा जो हो गया, ठीक है, बाजरा, दलहन, मोटी दालें जो होती हैं वो, ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें हो गया मोटे अनाज। ये मुख्य रूप से इनमें बोए जाते हैं, बाजरा, दलहन वगैरह मोटे अनाज लाल पीली मिट्टी में हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ मात्रा में इसमें मसाले वगैरह भी हम बो लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि मसाले इसमें नहीं होते हैं, मसाले भी इसमें बो लेते हैं, मसाले वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं आते हैं। वो जो मसाले हैं वो आपके और अधिक, जैसे कि लेटराइट मिट्टी हो गई, उसमें हमारी काजू वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनकी खेती हम करते हैं। वो नेक्स्ट जब हमारी आएगी तब उसको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं लाल पीली मिट्टी जो हमारी है, ठीक है। जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हमारी हो गई। तो इस प्रकार से इनमें हमारी जो बाजरा, दलहन वगैरह, मोटे अनाज वगैरह इसमें बोए जाते हैं। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है, उसके पश्चात हमारी जो अगली मिट्टी आती है वो आती है नंबर 4। नंबर 4 कौन सी थी हमारी? वो थी हमारी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, इसको हम शुष्क मृदा या डेजर्ट सॉइल के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत में लगभग ये आपके 6.5% या 6% के लगभग देखने को मिलती है मरुस्थलीय मृदा जो है। इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो जल की कमी होती है, मुख्य रूप से जल की कमी होती है। अगर हम किसी समय इसके बारे में बात करें, जो मरुस्थलीय मिट्टियाँ थी वो किसी समय जलोढ़ मिट्टियों के ही भाग थी या जलोढ़ मिट्टियों के रूप में ही जानी जाती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण या मौसमी परिवर्तन के कारण इन मिट्टियों में या इस क्षेत्र विशेष में जो है वो जल की कमी होगी, और जल की कमी होने के पश्चात ये जो मिट्टियाँ हैं मरुस्थलीय मृदा के रूप में परिवर्तित हो गई, शुष्क मृदा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसीलिए आज भारत में मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो मरुस्थलीय जो मृदा है वो भारत के पश्चिमी भाग में अधिक देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा राजस्थान, गुजरात का भाग हो गया, इसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, जहाँ पर मिट्टी क्या है मरुस्थलीय प्रारूप में जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन सर्वाधिक बात करेंगे तो हमारे राजस्थान और गुजरात में ये देखने को मिलती है, फिर पंजाब, हरियाणा इनमें देखने को मिलती है। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी, भारत का, विश्व का नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, केवल भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका थार का मरुस्थल राजस्थान में ही देखने को मिलता है।
आपको एक थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि जो हमारा थार का मरुस्थल है, कहने को तो मरुस्थल है लेकिन विश्व का सबसे अधिक हरा भरा मरुस्थल इसे हम कहते हैं, क्योंकि थार का मरुस्थल की बात करें अभी यहाँ पे, थार मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक हरा भरा है, हरा भरा। इसीलिए हम विश्व का सर्वाधिक हरा भरा मरुस्थल हमारे थार के मरुस्थल को कहते हैं, क्योंकि जो मरुस्थलों के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मरुस्थलों के अंतर्गत, तो जितने भी मरुस्थल है उनमें अगर कहीं पे कोई आपको कृषि कार्य या फिर वनस्पति देखने को मिलती है, ज़्यादा वनस्पति देखने को मिलती है, तो आपके थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। ऐसे मरुस्थल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है, आपके अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, ठीक है, अमेरिका वगैरह का अटाकामा मरुस्थल वगैरह है, मंगोलिया का आपका गोबी मरुस्थल वगैरह है। तो वो ऐसे मरुस्थल हैं जहाँ पर हमको शुष्कता देखने को मिलती है, शुष्कता चाहे वो ठंडे रूप में हो चाहे वो गर्म रूप में हो, वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मरुस्थल है वो हरा भरा इसीलिए देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मरुस्थलीय जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों में हम किस प्रकार की फसलों को बो सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, हम राजस्थान में निवास करते हैं, हमको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फसलें होती हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तब, ठीक है, पूरे राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टियाँ देखने को नहीं मिलती है। जो पश्चिमी भाग है उसमें हमारे सर्वाधिक मरुस्थलीय मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टियों में मुख्य रूप से बाजरे की कृषि, बाजरे की कृषि एवं मोटे अनाज की कृषि देखने को मिलती है, जिनमें कि मोठ मुख्य रूप से बोए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम दाल मोठ के नाम से जानते हैं ना, वो दाल मोठ जो होते हैं वो मोठ हमारे यहाँ पे बोए जाते हैं, ठीक है। बाजरे हो गए और मोटे अनाजों में मुख्य रूप से मोठ यहाँ पे बोए जाते हैं। तो ये जो है हमारी फसलें इसलिए यहाँ पे बोई जाती है क्योंकि ये शुष्कता सहन कर सकती है, आसानी के साथ में शुष्कता सहन कर सकती है। इनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जल की कम आवश्यकता होती है, जल की कम आवश्यकता होती है। इसीलिए जब जल की कम आवश्यकता होती है तो हम इसमें मोटे अनाज और बाजरे की कृषि आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अब वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे 2020, 2019, 2021 की अगर हम बात करेंगे आने वाले समय में भी, तो बाजरे की जो कृषि है वो सर्वाधिक रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में होने लगी है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में बाजरे की कृषि धीरे धीरे कम होती जा रही है। बाजरे की कृषि के स्थान पर हम लोगों ने राजस्थान में पहले सर्वाधिक रूप से बाजरे की कृषि होती थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे तो पूरे राजस्थान में सर्वाधिक जो कृषि होती है वो होती है आपके सरसों की, जो पहले किसी समय पंजाब में हुआ करती थी, आजकल हमारे राजस्थान में होती है। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि अगर हम रेगिस्तानी भाग की बात करेंगे तो वहाँ पे सरसों का उत्पादन नहीं होता है। वो हमारे सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है वो अलवर वगैरह, जयपुर वगैरह का जो हमारा रूट है उस पर हमको ज़्यादा देखने को मिलती है सरसों का उत्पादन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली मिट्टी की तरफ, जो कि हमारी आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं हम, ठीक है। अगली जो आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी, या मृदा, इसकी बात कर लेते हैं। ये लगभग हमारे यहाँ पे 1.5% भाग पे देखने को मिलती है, 1.29% भाग को हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, विस्तार रूप इसका देखने को मिलता है। ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी हमारे तटीय भागों में अधिक देखने को मिलती है। ज़्यादा मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे तटीय भागों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इस मिट्टी में हमको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे कि काजू का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार है, विस्तार कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारी जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है
उसका उत्पादन जो हमारी लेटराइट मिट्टी है उसका विस्तार हमको मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राज्यों में देखने को मिलता है। तथा आंशिक रूप से अगर हम बात करेंगे, मतलब बहुत कम भाग में अगर हम बात करेंगे, तो इस मिट्टी का जो उत्पादन है वो हमें मुख्य रूप से मेघालय पठार में भी देखने को मिलता है। हालांकि मेघालय पठार और पूर्वी घाट में भी ये जो मिट्टी है वो अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे इन राज्यों में देखने को मिलती है, इन क्षेत्रों में हमारी ये मृदा देखने को मिलती है। मेघालय पठार हो गया, पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे हमको ये मृदा देखने को मिलती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में काजू की कृषि, मसालों की कृषि, अधिक देखने को मिलती है। केरल हो गया जैसे, वहाँ पे हमको मसालों की कृषि ज़्यादा देखने को मिलती है। तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे हमको उड़ीसा वगैरह हो गया, कर्नाटक हो गया, मेघालय पठार, पूर्वी घाट, तो हमको पूर्वी घाट की तरफ हमको काजू की कृषि ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगली जो हमारी मिट्टी आती है वो आती है हमारी कौन सी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मृदा जिसकी हम बोलते हैं, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को पढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि जो हमारी लेटराइट मिट्टी थी, उस लेटराइट मिट्टी में भी नाइट्रोजन तत्वों की कमी हमको देखने को मिलती है। कौन से तत्वों की कमी देखने को मिलती है? नाइट्रोजन तत्वों की। लेकिन वनस्पति जो अवशेष है, ठीक है, वो हमको उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ मात्रा में जैविक तत्व भी उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, एक बार उसको बताना भूल गया था तो मैंने वापस रिपीट कर दिया उसको। तो लवणीय मिट्टी की हम बात करते हैं। लवण से आपका मतलब क्या होता है? नमक से हम लगाते हैं लवण का अर्थ, ठीक है, जो क्षारीय हो, खारा हो। तो इसलिए इस मिट्टी को हम क्षारीय मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसीलिए इस मिट्टी में जो है वो हमको नमक की मात्रा देखने को मिलती है। मतलब क्षारीय तत्व इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। नमक की मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलती है, क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए ये मिट्टी लगातार धीरे धीरे अनउपजाऊ होती जा रही है। और इस मिट्टी का अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो इस मिट्टी का जो विस्तार है वो हमारे भारत में लगभग आपका राजस्थान, आपका पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। अगर स्थानीय रूप से अगर हम इसकी बात करेंगे, पहले तो विस्तार की बात कर लेते हैं एक बार, कि विस्तार जो है वो आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब,
हरियाणा, आदि राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे कि एमपी हो गया, आपका एमपी आ गया, इसमें यूपी आ गया, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी थोड़ी बहुत भूमि यहाँ पे हमको क्षारीय मृदा के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी की जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।